और अब खबरों की तफसील। जेएनयू तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे और ड्रेस कोड के मामले में तलबा का एहतजाज लगातार जारी है। तलबा के एहतजाज को देखते हुए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस अमले को तैनात किया गया है। मुश्तइल तलबा को रोकने के लिए पुलिस ने मुतादिद तलबा को हिरासत में भी लिया है। तलबा हॉस्टल फीस में इजाफे के ताल्लुक से 15 दिनों से एहतजाज पर है। इन तलबा का कहना यही है कि जेएनयू में फीस के इजाफे के बाद गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाएंगे। तलबा ने इस सिलसिले में वाइस चांसलर से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन वाइस चांसलर तलबा से नहीं मिले, जिसके बाद इन तलबा का गुस्सा फूट पड़ा और ये एहतजाज पर उतर आए। तलबा के मुताबिक पहले हॉस्टल फी 900 रुपये अदा करने पड़ते थे, अब 7,000 से ज्यादा अदा करने पड़ेंगे, जिसकी अहलियत जेएनयू के हजारों तलबा नहीं रखते। हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन ये मूवमेंट का एंड नहीं है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि आज हमने दिखा दिया कि स्टूडेंट्स अगर यूनाइटेड है तो हम किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और आज ये वाइस चांसलर फिर से कर गया और भाग गया। एमएचआरडी की मिनिस्टर पोखरियाल जी भी हमें मिलने के लिए तैयार है अंदर, तो वो खुद भाग गया फिर से। लेकिन हमारा जो डिमांड था हम लोग अंदर लेके गए, एचआरडी मिनिस्टर से मिले और यहाँ पे रिसीविंग लेके आए कि आप इमीडिएटली वाइस चांसलर को डायरेक्ट कीजिए, हु इज इनकेपेबल टू होल्ड हिज ऑफिस, टू इमीडिएटली कम इन अ डायलॉग विद द स्टूडेंट। और वहीं जेएनयू कन्वोकेशन सेंटर से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने यहाँ के हालात का जायजा लिया है। छात्र संघ लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। इस वक्त हम कन्वोकेशन सेंटर के बाहर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कन्वोकेशन सेंटर है और उसके ठीक सामने जो है छात्र संघ, जो छात्र हैं जेएनयू के, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइएगा, मांगे क्या क्या आप? मांगे क्या है, जो फीस बढ़ी है वो कम की जाए, बस, और यही है मांग, मेजर मांग यही है। कहना है कि जो हॉस्टल का जो फीस है वो 900% बढ़ा दिया गया है और उसके खिलाफ जो है यहाँ पर जो छात्र है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग बहुत छोटे घरों से आते हैं सर, जहां हमारी कमाई कम से कम, हमारी फैमिली की कमाई 3,000 रुपए है मंथली। तो सर उस एंगल से यहाँ देखा है 7,000 रुपये फी बढ़ा दिए, ऊपर से हॉस्टल में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ला दिए कि आप रात को नहीं पढ़ सकते, लाइब्रेरी बंद हो जा रहा है सर 9 बजे रात को, हमें दिन भर पढ़ाई होता है, हमें रात को पढ़ना होता है सर, तो उसके चलते वो बंद हो जाता है, तो हम कहाँ पढ़े सर, ना तो हमें पढ़ने दिया जा रहा है और ऊपर से हमारी फी भी बढ़ा दी गई है। समय भी निर्धारित कर दिया गया है, उसके खिलाफ आप लोग हैं? देखिए 4 स्पेशली डिमांड है हमारा। पहला चीज की जेएनयू में 50% स्टूडेंट जो एडमिन भी मानता है कि जिनका फैमिली इनकम जो है 12,000 रुपये से कम है, और अगर ये फी हाइक होता है तो हमको पर मंथ 6,000 रुपये देना पड़ेगा। इसका मतलब 50% जेएनयू स्टूडेंट जो है घर वापस चले जाएंगे। खास करके महिलाएं, जो महिलाएं यहाँ पे एमफिल पीएचडी करती हैं, उनको भी घर जाना पड़ेगा। हम जानते हैं महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में। पिछले 15 दिन से यहाँ पर नाराजगी थी छात्रों में और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा था कन्वोकेशन सेंटर पे। आज यहाँ पर उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए थे और उसके बाद से ही सुबह के बाद यहाँ पर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कन्वोकेशन सेंटर के बाहर यहाँ पर जेएनयू के जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो फी हाइक 600% हॉस्टल चार्ज बढ़ा है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते बताया यह जा रहा है कि जो जेएनयू के जो वीसी है इस वक्त कन्वोकेशन सेंटर के अंदर है। पिछले 15 दिन से मांग की जा रही थी छात्रों के द्वारा कि वो वीसी से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गई और उसके बाद जो है जो छात्र जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर सामने आया। उसके बाद से लगातार आज सुबह से प्रोटेस्ट जेएनयू के छात्र कन्वोकेशन सेंटर के बाहर कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तलबा और पुलिस हमले के दरमियान काफी हंगामा आराई हुई है। तलबा का कहना यही है कि इंतजामिया जबरी हम पर नए कानून का निफाज करना चाहती है। हमारे साथी रवि मिश्रा ने इन एहतजाजी तलबा से खास बातचीत की है। विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। छात्रों पर संतुलन रखने की कोशिश की जा रही है। छात्रों ने परिसर के अंदर दाखिला लेने की कोशिश की, जहां उसके बाद पुलिस के साथ हाथापाई हुई और पुलिस को छात्रों को डिटेन करना पड़ा। बात करने चाहेंगे लोगों से, आप क्या कहना चाहते हैं आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में? देखिए, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है ये प्रोटेस्ट कुछ दिनों से चल रहा है, आज पहली बार नहीं है, क्योंकि छात्रों का जो मांगे हैं कि हम लोग जेएनयू एक अलग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे
दुनिया के, इंडिया के हर कोने से गरीब बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि JNU इस स्पेशलिटी के लिए माने जाते हैं कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं और ये एक डाइवर्स इंस्टीट्यूट है। तो अगर इस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे के साथ इस तरीके से पैसा बढ़ाएगा, जैसे हॉस्टल फीस जो है तो वो मतलब काफ़ी हम मोर देन 100% बढ़ा दिया है। तो लगभग एक बच्चों को हर महीने अभी 7-8 हज़ार से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस। तो या हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि छात्रों में आक्रोश दिखने को मिला। सुबह काफ़ी संख्या में आप लोग यहाँ एकजुट थे, कैसे अब समस्या का समाधान होगा? देखिए, जैसे कि JNU में हम सभी छात्र इस मुद्दे पे एक हो चुके हैं, क्योंकि ये फ़ी हाइक है और हॉस्टल मैनुअल ड्राफ्ट है, क्योंकि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये JNU एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर लोग को मतलब एक कम से कम राशि में सभी लोगों को शिक्षा दी जाती है। अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इवन हम खुद भी इस फ़ी हाइक को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सारा छात्र संगठन एक होकर इस मुद्दे को कम करने के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों से ये इसको कम करने की मांग कर रहा है। और शायद प्रोटेस्ट इसी वजह से आज सुबह देखने को मिला। पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया है छात्रों को, शायद छोड़ दिया जाएगा। आगे क्या क्या स्टेप रहेगा? आगे यही स्टेप रहेगा कि हमें तो आज वाइस प्रेसिडेंट से मिलना था, जिन्हें बाहर सुबह ही दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया। अभी और लोग प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि उन्हें VC से बात करनी है, जो कि अभी कन्वोकेशन चल रहा है, तो वो अंदर ही हैं। और तब तक प्रोटेस्ट चलेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। तब तक प्रोटेस्ट चलेगा जब तक इन छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल JNU के बाहर ये छात्र इसी तरह यहाँ मौजूद हैं। अब देखना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन छात्रों की बात कब मानता है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने बल्दिया के हाउस टैक्स घोटाले का इंकशाफ किया। मेयर आशा शर्मा ने इल्जाम आयद किया कि गाजियाबाद बल्दिया के कुछ इंस्पेक्टर बदनवान लोगों के साथ मिलकर हाउस टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिसे सरकारी खाते में जमा नहीं करवाया जा रहा। साथ ही इजाफी टैक्स वसूली की भी कोशिश की जा रही है। आशा शर्मा के मुताबिक ये घोटाला 50 से 60 करोड़ का है। इस इल्जाम के साथ ही गाजियाबाद बल्दिया में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में जांच शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह बल्दिया पर इल्जाम लगे हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद में इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो मॉल्स हों, चाहे वो होटल्स हों, या और भी व्यावसायिक संस्थान इतने हैं कि जितना उनका टैक्स बनता है हम लोग उनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं। हम लोग टैक्स लेने कहाँ जाते हैं या टैक्स बढ़ाने कहाँ जाते हैं? जो एक मध्यम और न्यूनतम आय वाले हमारी जनता है, 50 से 100 गज वाले मकान में जब भी बात चलती है तो टैक्स बढ़ाने हम वहाँ चले जाते हैं। अब मैं जो 50 और 60 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो अगर उन बड़े संस्थानों से, बड़ी व्यवसायों से अगर आप टैक्स वसूल कर लो तो शायद हो सकता है राशि और भी ज़्यादा। और अब बात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की। जी हाँ, जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा, मुफक्किर, सहाफ़ी, शायर, अदीब और बेबाक मुकर्रिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे। 1992 में मौलाना को उनकी खिदमात के लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया था। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक अजीम खतीब, जबरदस्त सहाफ़ी, मुज्तहिद, अजीम दानिश्वर, बुलंद पाया मुफक्किर, फलसफी और जंग आज़ादी के अजीम कौमी रहनुमा थे। मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 को दुनिया के मुक़द्दस तरीन मुकाम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। अरबी आपकी मादरी जुबान थी। 1895 में वो कलकत्ता पहुंचे।
यहाँ उनकी बाकायदा तालीम शुरू हुई। उन्होंने 13-14 बरस की उम्र में फिक़ह, हदीस, मंतिक और अदबियात पर उबूर हासिल कर लिया था। 1902 तक आपकी इब्तिदाई तालीम का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। मौलाना ने सबसे पहले रिसाला माहनामा नैरंगे आलम 1899 में जारी किया। उस वक्त मौलाना की उम्र सिर्फ 11 बरस थी। 1909 में लिसानुस्सिद्क़ माहनामा रिसाला का पहला शुमारा कलकत्ता से शाये हुआ। मौलाना ने 31 जुलाई 1906 को हफ्त रोजा अल हिलाल का पहला शुमारा शाये किया। इसका अहम मकसद हिंदुओं और मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना था। अल हिलाल मुसलमानों की मिल्ली गैरत, ईमानी हरारत और मजहबी हमीयत का बड़ा महाज बन गया। अल हिलाल में अदबी, इल्मी, सियासी और तारीखी मज़ामीन शाये होते थे। समाजी व तहजीबी मसाइल पर इजहार ख्याल होता। हुकूमत ने अल हिलाल प्रेस को जब्त कर लिया तो मौलाना ने अल बलाग के नाम से दूसरा अखबार जारी किया, जिसमें अदब, तारीख, मजहब और माशरत के मसाइल बयान किए जाते थे। अल बलाग को मजहबी तबलीग का जरिया बनाया गया। जंग आज़ादी की तवील जद्दोजहद में जो शोला बयान मुकर्रिर पैदा हुए, उनमें मौलाना का नाम सरे फहरिस्त है। मौलाना एक बेबाक मुकर्रिर थे। जब वो किसी मौजू पर बात करते थे तो उनका एक खास पुरवकार और पुरजलाल अंदाज जाहिर होता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तहरीक आदम ताउन, हिंदुस्तान छोड़ो और खिलाफत तहरीक में भी हिस्सा लिया। गांधी जी के फलसफे अदम तशद्दुद से वो बहुत मुतासिर थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मौलाना आजाद मुल्क के वजीर तालीम बनाए गए। उन्होंने वजीर तालीम की हैसियत से बहुत अहम कारनामे अंजाम दिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और दीगर तकनीकी, तहकीकी और सकाफती इदारे उन्हीं की देन है। मौलाना आजाद सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक साहिब तर्ज अदीब, बेहतरीन सहाफ़ी और मुफस्सिर थे। उन्होंने शायरी भी की, इंशाइये भी लिखे, साइंसी मज़ामीन भी तहरीर किए, इल्मी व तहकीकी मकालात भी लिखे, कुरान की तफसीर भी लिखी। गुबार खातिर, तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान उनकी अहम तसानीफ हैं। मौलाना आजाद आखिरी दम तक मुल्क की आला और फन्नी तालीम के लिए हमेशा कोशा रहे। वहीं जदीद हिंदुस्तान की तामीर में मौलाना ने अहम हिस्सा अदा किया। आलम इस्लाम खुसूसन हिंदुस्तान की ये रोशन तरीन शमा 22 फरवरी 1958 को गुल हो गई और दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामा मस्जिद और लाल किला के दरमियान उन्हें सपुर्दे खाक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस साल सवाब के लिए दुआओं का खास एहतमाम किया गया। शाहनवाज हुसैन समेत कई अहम शख्सियात ने मौलाना आज़ाद की कब्र पर गुलहाए अकीदत पेश किए। दिल्ली के परेड ग्राउंड में जामा मस्जिद और लाल किले के दरमियान मौलाना आज़ाद की कब्र है। बल्कि जहां तक मेरी वहीं मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया में भी आज़ाद मेले का इनेकाद किया गया। इसमें उनके कारनामों को पेंटिंग और आर्ट्स के जरिए पेश किया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने इस नुमाइश का जायजा लिया। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कंट्रीब्यूशन को आज पूरा मुल्क याद कर रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया में भी एक एग्जीबिशन लगाई गई है। यह आर्ट एग्जीबिशन है और मौलाना आज़ाद के काम को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। मौलाना आज़ाद के बारे में कहा जाता है कि वो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया थे। एक ऐसा शख्स जिसने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, वो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को शेप दिया आप देख सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर को ये दिखाया गया है कि इस तरह से मौलाना ने 1951 में इसकी स्थापना की थी, इसको रखा था। 1950 में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन या ICCR को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट देती है, उनका रख रखाव करती है, वो यहाँ पर 1953 में उसको बनाया गया। साहित्य अकेडमी हो या फिर इसी के साथ साथ नाटक अकेडमी का भी शेप यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ललित कला अकेडमी की ये तस्वीर है, ये पेंटिंग है। सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली 1951 में इसको बनाया गया था। ये उस पेंटिंग के लिए दिखाया गया है कि जब उसकी स्थापना की गई थी, उसका क़याम अमल में आया था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी 1952 में की ये तस्वीर है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये मौलाना आज़ाद का कंट्रीब्यूशन है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जामिया के लिए हम कह सकते हैं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया को आप देख सकते हैं, ये जामिया मिलिया इस्लामिया की तस्वीर है जिसको मौलाना आज़ाद ने यहाँ पर उसका क़याम अमल में आया। इसी तरह से साइंटिफिक एकेडमी हो यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है
उसका जो कंट्रीब्यूशन है मौलाना आज़ाद का एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर, वो यहाँ पर निकल कर सामने आता है। किस तरह से ये पेंटिंग बनाई गई, क्या कुछ खास है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल साहब। आदिल साहब, क्या पूरी सोच है, किसने बनाया ये सब? देखिए, आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका जन्मदिन है। उनको एक खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स हर साल एक कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है। उस सीरीज़ के तहत आज हमारे एक फैकल्टी हैं नितेश डोंगे, उन्होंने उनके कंट्रीब्यूशन को स्केच किया है। जितने भी उन्होंने प्रीमियर इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान के अंदर कायम किए थे, उन सब को एक स्केच करके उनको एक खराज अक़ीदत पेश की गई है। और आप देखेंगे जो हमारा मुल्क आज इतनी तरक्की और जा रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसमें मौलाना आज़ाद साहब का एक बहुत ही बड़ा रोल है कि उन्होंने हम देखें कि मौलाना आज़ाद कभी फॉर्मल एजुकेशन लेने यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन मॉडर्न इंडिया को शेप देने में साइंसी इजादात हों, साइंसी इदारे हों, उनको बनाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन नज़र आता है। जी, उनका एक विज़न था कि मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में इम्पार्ट करने के लिए, जो उस विज़न के तहत उन्होंने अपना काम किया। और उसी के तहत मॉडर्न एजुकेशन के तहत उन्होंने IIT खड़गपुर, जो पहली IIT है इंडिया में, उसको कायम किया। IC बेंगलोर कायम किया। UGC सबसे बड़ी संस्था जो है उसको कायम किया इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, मौलाना आज़ाद के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। कैमरामैन अबू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मौलाना हिंदू मुस्लिम भाईचारे के सबसे बड़े अलंबरदार थे। उनके कारनामों को और मुल्क के तय उनकी खिदमात को आम करने की ज़रूरत है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने उनसे ख़ास बातचीत की। पहले वज़ीर तालीम यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज पूरा मुल्क खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान में भी प्रोग्राम हुआ। कौमी कौंसिल के डायरेक्टर शेख अकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप प्रोग्राम हुआ, हुकूमत का ईमा कितना शामिल है इसमें? ये जो प्रोग्राम हुआ है वो हुकूमत के ईमा पे ही हुआ है। हमारे ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की तरफ से एक ख़त आया था, जिसमें मुझे हुक्म दिया गया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश को हम एजुकेशन डे के तौर पे मनाएं। तो उस ख़त के आने के बाद हमने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया था आज। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का सूरत हाल है, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना आज़ाद की अहमियत को, उनकी इल्मियत को इज़्ज़त की नज़र से देखी जा रही है। मौलाना आज़ाद सिर्फ़ एक सियासतदान ही नहीं थे, मौलाना आज़ाद बहुत बड़े स्कॉलर थे। वो बहुत बड़े मौलाना आज़ाद को कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के वो नकीब थे, उसके अलमबरदार थे। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मौलाना आज़ाद का। मौलाना आज़ाद एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि पाकिस्तान बने। वो हमेशा हिंदुस्तान को मुत्तहिद करना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को अपनी तरफ से रोकने की पूरी कोशिश की। वो ये चाहते थे कि मुसलमान नहीं जाएं, यही उनकी सरज़मीन है, यहीं के वो रहने वाले हैं। तो वो अपनी सरज़मीन से वो मोहब्बत करें। और जंग आज़ादी में भी उनका यही ख्याल था कि मुसलमान इसे सिर्फ़ हुब्बुल वतनी के तौर पे जंग आज़ादी में शामिल नहीं हों, बल्कि वो ये चाहते थे कि मुसलमान जंग आज़ादी में शामिल होने के लिए इसे वो अपना मजहबी फ़रीज़ा समझें और मजहबी फ़रीज़ा समझ करके वो जंग आज़ादी में हिस्सा ले। तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर, ये इतने अहम शख्स हिंदू मुस्लिम भाईचारे के अलमबरदार, फिर भी इतनी देर क्यों हो गई कौमी कौंसिल में या फिर दूसरी जगहों पर उनको याद करने में इतनी देर क्यों कर दी गई? इनफैक्ट हम अभी जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार को ये महसूस हुआ है कि उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनको बार बार याद किया जाए, इसलिए उनको पूरे हिंदुस्तान में याद किया जा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि पिछली सरकारों ने मौलाना आज़ाद को जिस तरह से याद करना चाहिए
जिस तरह से उनके कंट्रीब्यूशन को आवाम के सामने पेश करना चाहिए उस तरह से उन्हें पेश नहीं किया गया, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इस हिंदुस्तान की तामीर में बहुत बड़ा रोल रहा है। आइंदा भी इनके ऊपर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। शुक्रिया। और उनके कारनामे तो ये थे कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर जो कह रहे थे कि आगे मौलाना आज़ाद पर प्रोग्राम कौमी कौंसिल करेगी। कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोपाल के हालात की बात करेंगे, जहां आज हालात मामूल के मुताबिक रहे। सभी स्कूल और कॉलेजेस आज से खुल गए। दफ़ा 144 यहां नाफिज कर दी गई थी। जिन अजला में इंटरनेट खदमात बहाल नहीं थी वहां इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि बाबरी मस्जिद क़ज़िये के फैसले के बाद हालात की संजीदगी के पेश नज़र पूरे MP में अलर्ट जारी कर दिया गया था और दफ़ा 144 का निफाज अमल में लाया गया था। राम मंदिर पर फैसला आने के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर कर दी गई थी, जिसको लेकर के स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए थे। आज सोमवार का दिन है, फैसले के बाद दूसरी सुबह, और आप नजारा देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं कि सारे स्कूल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। एक बार फिर से स्टूडेंट्स अपने स्कूल आ गए हैं। आज दिन भर ये पढ़ाई करेंगे, एक जो नॉर्मल रूटीन होता है वो यहाँ पर बिताएंगे। इसके पहले जो हाई अलर्ट पर देश चल रहा था, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए थे, कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए थे। उसके बाद रविवार का दिन आया और आज एक नई शुरुआत है। सोमवार का दिन है। कहीं भी पूरे राज्य में अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। सबसे अच्छी बात यह रही और इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि आगे भी कुछ ना हो, और इस बात को देखते हुए कि कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, तो आज से सरकार ने पूरा जनजीवन सुचारू करने के लिए, सुचारू रूप से चले इसके लिए सामान्य कर दिया है और इसके तहत आज सारे ही स्कूल कॉलेजेस भी खोल दिए गए हैं। कैमरा पर्सन खेमचंद के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। शिवराज हुकूमत में शुरू हुए संबल योजना में करोड़ों के घोटाले का इंकशाफ हुआ है। शिवराज सरकार में 71 लाख खानदानों को नाअहल होने के बावजूद बिजली में 6816 करोड़ रुपए बांट दिए गए। ये रकम दरअसल सब्सिडी के तौर पर सस्ती बिजली देने के एवज में सरकार ने तय की, लेकिन खबर के मुताबिक जिन खानदानों को इस स्कीम के तहत मदद फराहम की गई वो इसके अहल ही नहीं थे। इस मामले में बीजेपी के कई लीडरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने इतनी बड़ी रकम को दोबारा वापस लाने का फैसला कर लिया है, जिसके तहत एक रिकवरी नोटिस जारी किया जाएगा। जो कि रिकवरी की रकम नहीं देंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उधर संबल घोटाला मामले में पीसी शर्मा ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी पर अपने कारकुनान को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया। पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं, जो बिल बड़े बड़े आज भी आ रहे हैं, और 7000 करोड़ रुपए का घोटाला किया ये लोग ले गए, इनसे FIR करके वापस लिया जाएगा। ये हमारे मंत्री सिसोदिया जी हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनने इसका पूरा खाका खींच लिया है और मैं समझता हूँ कि अगली जो भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें ये आएगा। और ये जितना नुकसान अभी अतिवृष्टि से हुआ है, जितना कि क्लेम मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिल्ली की केंद्र सरकार से मोदी सरकार किया है, उतना ये लोग लूट के ले गए। और इसीलिए जो राहत गरीबों को मिलना थी, आम आदमी को मिलना थी, गरीब रेखा के नीचे वालों को मिलना थी, वो नहीं मिल पाई है। इसलिए FIR होगी, इनसे वसूला जाए। संबल योजना घोटाला मामले में सरकार के इल्जामों पर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संबल स्कीम की 3 क्राइटेरिया थे, जिसमें गरीबों को फायदा पहुंचाना भी शामिल था, और अगर गरीबों को फायदा पहुंचाना गलत है तो सभी को जेल भेज देना चाहिए। बोराए और बौखलाए हुए लोग जो प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, पूरा मध्य प्रदेश तबाह करने पर लगे हुए हैं। अब जब हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल 200 लो, तो पता नहीं कहां से निकाल लाते हैं। 3 क्राइटेरिया थे संबल के। नंबर 1, शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे वाले जितने वो संबल योजना में पात्र थे और ये सरकार उनको लाभ नहीं देना चाहती, इसलिए पता नहीं कहां से घोटाले की बात लेके आ गए। शर्माना चाहिए, काहे का घोटाला?
गरीबों को लाभ देना घोटाला है क्या? हर बात पर नहीं देना। और वजीर प्रियव्रत सिंह ने कहा कि बीजेपी जिस संबल योजना का ढिंढोरा पीट रही थी उसी में बदनुवानी का मामला सामने आया, इसकी जांच होनी चाहिए। साल के कार्यकाल में 12.5 साल तक तो कोई योजना नहीं थी, 6 महीने आपने संबल योजना चलाई और संबल योजना के जिसका ढिंडोरा पीटते हैं विपक्ष के लोग पूरे मध्य प्रदेश में, अब उसमें विसंगतियां सामने आई हैं और मामला विधानसभा तक में उठा। पिछले सत्र में संजीव सिंह संजू ने ये मामला उठाया था विधानसभा में ऊर्जा विभाग की चर्चा के दौरान कि 200 रुपए का बिल ऐसे ऐसे लोगों को आ रहा है जो लोग SUV गाड़ियां रखते हैं बड़ी बड़ी अपने घरों में, 10-10, 12-12 AC रखते हैं अपने घरों में। तो इन सब चीज़ों को के आधार पे और भी शिकायतें और भी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुई थी कि गलत लोगों को इसमें पंजीयन किया गया, भाजपा के नेता इसमें लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने इसमें श्रम विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने पूरे संबल योजना का रिव्यू करवाया है और उसमें कई विसंगतियां, अभी तो आपको एक आध स्टेप पे और भी विसंगतियां इसमें हैं। कई जगहों पर जो संबल का हितग्राही था वही नहीं पाया गया, कई जगह पे ऐसे नाम थे जो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, ऐसे लोगों के नाम भी संबल में हितग्राही बने हुए थे। कई जगह पे भाजपा के बड़े नेता जो अच्छे पदों पर रहे हैं उनके नाम जुड़े हुए हैं। कई जगहों पर ऐसे सरकारी अधिकारी के नाम जुड़े रहे जो हजारों रुपया की पेंशन आज ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें कार्रवाई, क्योंकि नोडल एजेंसी श्रम विभाग है, इस योजना को खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।